हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी। और इसमें हम बात कर रहे थे अपने ज्योग्राफी क्लास 7 की। और ज्योग्राफी क्लास 7 में हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 यानी कि वाटर पे। आज हम बात करेंगे वाटर के पूरे कॉन्सेप्ट को और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें यूपीएससी के लिए मिलेंगे और प्लस सीबीएसई के जो स्टूडेंट है उनके लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जब आप पानी के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या एक इमेजिन आता है? क्या आप क्या सोचते हो? ठीक है, माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में ये आता होगा कि भाई रिवर्स हो सकता है, वाटरफॉल्स हो सकता है, पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स हो सकते हैं, मतलब झटपट जो भी बरसात होती है टप टप करके, वो हो सकती है। या फिर आपके जो घरों में नल होते हैं, नलके में जो पानी आता है वो चीज हो सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जब आपके बारिश का मौसम हो जाता है, बारिश के मौसम में जो पानी है वो अगर ठहर जाता है तो उस ठहरे हुए पानी में क्या चलाते हैं, नाव जो है वो कहीं ना कहीं चलाते हैं। और वो जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें नाव जब चलाते हैं तो वो दोपहर तक जाते जाते क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यानी कि जैसे कि ये कीचड़ वाला पानी है, ठीक है, ये सरफेस है, तो इस पे कीचड़ वाले जो पानी होते हैं वो क्या होते हैं, जम जाते हैं। कुछ देर बरसात होने के बाद कुछ देर ये पानी जम जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें सनलाइट पड़ती है, यानी कि सूरज की किरणें जब पड़ती है, तो सूरज की किरणें से पड़ने से क्या होगा, यहाँ पे ये पानी जो है वो क्या कर ली जाती है, ऑब्जर्व कर ली जाती है। यानी कि इन्वायरमेंट में जो है वो पहुंच जाता था। ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो पहुंच जाता था। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाता था। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई किस तरह से जो दोपहर आते आते ये जो पानी है वो गायब हो जाता है और इस एरिया में क्या हो जाता है, सूखा पूरा हो जाता है। तो ये पानी कहाँ जाता है, इसके बारे में हमें पता लगाना है। जो सन से सन का जो हीट है वो उसके कारण जो है इवोपरेशन होता है वाटर का। वाटर इवोपरेशन होता है ऑफ वाटर वेपर्स में। ठीक है, जैसे जैसे ये सन हुआ, सन में क्या होगा भाई, यहाँ पानी है, तो पानी में क्या होगा, धीरे धीरे इवोपरेट होना स्टार्ट होगा। इवोपरेट मतलब पानी यहाँ से धीरे धीरे गर्म होगा और गर्म होके ऊपर उठेगा। ठीक है, गर्म होके ऊपर उठेगा और ऊपर उठने के बाद यहाँ एयर पार्टिकल होगा, एयर पार्टिकल के एक पैकेट्स के अंदर वो घुस जाएंगे। ठीक है, और ये एयर पार्टिकल्स क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये वेपर के फॉर्म में ही जाएंगे। ठीक है, वे वेपर के फॉर्म में यहाँ पे जाएंगे। जब तक वो एटमॉस्फेयर में ना निकल ले तब तक क्या होगा, ये इवोपरेट हो जाएगा, जब तक ये पूरी तरह सूख ना जाए। ठीक है, इवोपरेशन होता रहेगा। जब ये वाटर वेपर होता है तो वो वेपर होने के बाद धीरे धीरे कूल डाउन भी होता है। और कूल डाउन किस वजह से होता है भैया, यहाँ पे आप सपोज कीजिए ये वाटर इवोपरेट हुआ, तो यहाँ पे ये वाटर जब ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाटर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये मान लीजिए इसके अंदर, एयर के अंदर बैठ गया ये। ठीक है, अब एयर के अंदर बैठ गया तो एयर में बाहर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेयर है। तो बाहर के एयर जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर, बाहर की जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। यानी कि ये तो ऊपर तक, यहां तक पहुंच गया, ये जो वाटर है वो यहां तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ऊपर तक पहुंचा ये वाटर, तो यहां पे जो बाहर का हमारा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर ने, यानी कि जो बाहर में एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो तो ठंडी है। ठीक है, और ये ठंडे एयर क्या करेंगे, बाहर से इसको अफेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, हाइट अगर इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या होगी, डिक्रीज होगी। टेम्परेचर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये जो एयर का पैकेट्स बना है, गुब्बारा बना है, ये क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ऊपर की तरफ बढ़ने से इसका जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होते हुए चला जाएगा। तो कूल डाउन होते जाएगा, वाटर वेपर क्या हो जाएंगे, अब कूल डाउन होंगे और ये कंडेंस होंगे। कंडेंस का मतलब है कि पास पास आएंगे। ठीक है ना, सारे कंडेंस होके पास पास आएंगे। यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये एक पैकेट ये हो गया, ये पैकेट एक पैकेट ये हो गया। ठीक है, इस तरह से ये गुब्बारे जो है बनते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है, अब जाते जाते क्या होंगे, ये ऊपर ऊपर जाते जाते ये कुछ एक गुब्बारा जो है पूरा बड़े टाइप का जो है बन जाएगा। यहां से सन को हटा देते हैं, सन यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है एक बड़ा सा कंडेंस होकर एक बादल का रूप जो है ले लेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बनाएगा, एक क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि बाद में क्या होगा, इट फॉल ऑन द लैंड, लैंड के ऊपर जो है गिरेगा, या समंदर के ऊपर जो है, जहां पे ये रहेगा वहां पे गिरेगा। या मान लीजिए यहाँ पे ओरोग्राफी हो गया, यानी कि पहाड़ कोई आ गया तो ये पहाड़ से क्या होगा, टकराएगा। ठीक है, ये सपोज कीजिए
यहाँ पे कोई पहाड़ जो है खड़ा है, तो ये बादल क्या होगा, यहाँ जाएगा और जाते-जाते क्या होगा, इससे टकरा जाएगा। अगर इससे टकरा जाएगा तो यहीं पे ही क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। या फिर ज़्यादा ही ठंडा हो गया, ज़्यादा ही भारी हो गया, ये क्लाउड मान लीजिए ज़्यादा ही भारी हो गया, तो ज़्यादा भारी होने के कारण से क्या करेगा, ये यहीं पे ही बरसात जो है रेनिंग कर देगा। यानी कि बरसात होना यहाँ पे पक्का है, ठीक है? बरसात यहाँ पे ये कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड जो है रेन को ड्रॉप करते हैं, ठीक है? तो इससे ये जो रेन आता है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो भी बादल है, बादल एक बनता है, तो बादल किस तरीके से बनता है, बादल ये हो गया, ठीक है, ये काले बादल हो गए, ठीक है। अब ये काले बादल जब यहाँ पे थोड़ी दूर के बाद जाएगा, तो ये काले बादल क्या करेगा, बारिश करेगा, ठीक है। अब बारिश जो करेगा वो कैसे करेगा, भैया अलग अलग फॉर्म में कर सकता है। यानी कि जो प्रेसिपिटेशन होता है, इनका प्रेसिपिटेशन का फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग होता है। कैसे होता है कि भाई कोई बादल तो क्या करते हैं, आपके स्लीट के रूप में करते हैं, स्लीट, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े ओले पत्थर हो गए या स्नो हो गए, ठीक है, या फिर रेन हो गए, इस रूप में जो है आपके प्रेसिपिटेशन जो है किए जाते हैं, ठीक है। वो कंडीशन होती है कि भाई बादल की हाइट देखी जाती है और बादल कहाँ पे है उस कंडीशन को देखी जाती है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है कितना है। अगर ज्यादा ही ठंडे तो वो स्नो बन जाएंगे, उससे ज्यादा ठंडे तो वो भैया पत्थर बन जाएंगे, और यहाँ पे अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो वो रेन के फॉर्म में जो है गिरेंगे, ठीक है। जैसे पहाड़ों के ऊपर देखोगे तो स्नो गिरती है, क्यों, टेम्परेचर वहां पे कम होता है, ठीक है। किसका, बादलों का नहीं, इन्वायरमेंट का, जो इसके इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ना कि बादलों के ऊपर की बादलों का इन्वायरमेंट, बादलों का टेम्परेचर डिपेंड रहता है इन्वायरमेंट का। यानी कि जिस, मान लीजिए ये एरिया ज्यादा ठंडा है, ठीक है, यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, बादल घूम रहे हैं, ये रहे आपके काले बादल, ठीक है, ये काले बादल है और ये मैं 3 लेयर बना देता हूं, ये मैंने बना दिए 3 लेयर, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे तो नॉर्मल है, बरसात हुई, नॉर्मल हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाते हुए जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, यानी बहुत गिरा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेन जो है वो किस में फॉर्म हो जाएंगे, किसी और फॉर्मेट में आ जाएंगे, यानी कि स्नो के फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके बड़े बड़े पत्थर के रूप में भी गिर सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, अब चेंज हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर था, नॉर्मल टेम्परेचर था, और यहाँ पे थोड़े से टेम्परेचर में क्या हो गया, गिरावट आई, तो गिरावट आई तो ऑब्वियसली बात है ये जो रेन के ड्रॉप्स है वो कहीं ना कहीं किसमें कन्वर्ट हो गए, आपके स्नो में जो है कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये चीज, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं चलता है। ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर कंटिन्यूसली अपने फॉर्म को चेंज करता है, ठीक है, और सर्कुलेट करता है, कहाँ, आपके ओशियन हो गए, एटमोस्फियर हो गए, लैंड हो गए, इसी को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल यानी कि जो ये कह रहा है कि भाई ओशियन के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर, इसका मतलब क्या है, देखिए ये मान लीजिए बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा समंदर है। अब समंदर के ऊपर से क्या होता है, ये पानी इवोपरेट हुआ, उठा, इवोपरेट हुआ, सन की रेज पड़ रही थी, यहाँ पे सन की रेज जो है पड़ रही थी, ठीक है, सन की रेज जो है पड़ रही थी। अब जब सन की रेज पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होगा, इवोपरेशन होना स्टार्ट, इवोपरेशन होगा तो ये बादलों का रूप ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से बादलों का रूप जो है ले लेंगे। अब ये बादल क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो इन्वायरमेंट से वो कूल होते जाएगा, कूल होते जाएगा तो भैया जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका जमीन आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपके जमीन आ गए, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या हुआ, पानी कहां से लिया था, भैया पानी लिया था आपके ओशियन से, ये था आपका ओशियन, ओशियन से इसने क्या लिया था, पानी लिया था, ठीक है। इवोपरेशन का जो वाटर है वो कहां लिया था, इवोपरेटेड वाटर ओशियन से लिया था, लेकिन लेके कहां पे आया, लैंड पे लेके आया, लैंड पे लेके आया तो लैंड पे यहाँ पे ओशियन भी आ गया और इसके साथ साथ एटमोस्फियर भी आया, क्योंकि एटमोस्फियर में जा रहा है, ये हमारा क्या है, ये एटमोस्फियर ही तो है, एटमोस्फियर है, ठीक है, और एटमोस्फियर में वो, उसके बाद लैंड में गया, इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। या तो ये प्रोसेस हो सकता है कि यहां से यहां आए, या फिर ये प्रोसेस हो सकता है यहां से यहां भी आ सकता है, मतलब लैंड से पानी उठाया और ओशियन पे जो है बरसा दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो कंडीशन कहलाती है यही हमारी क्या कहलाती है, वाटर साइकिल जो है कहलाती है, ठीक है। ध्यान रखना, इवोपरेट होगा, इवोपरेट होने के बाद यहाँ पे पानी जो है ठंडा होगा और इन्वायरमेंटल की वजह से और ज्यादा ठंडा होगा, और जहां पे ये ज्यादा हैवी हो गया
तो समझ लीजिए वहां पे क्या होगा, वहां पे भैया झमाझम बारिश होगा। क्या होगा? झमाझम बारिश होगा। इस तरीके से बारिश होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारा वाटर साइकिल का। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारी अर्थ है वो किसकी तरह है? एक टेरियम की तरह है। टेरियम क्या है? अब टेरियम का मतलब समझिए। देखिए टेरियम एक तरह का आर्टिफिशियल इंक्लोजर होता है, यानी कि एक आर्टिफिशियली बंद जगह होती है जहां पे आप क्या कर सकते हो, पेड़ पौधे जो है उगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप पेड़ पौधे जो है वो कहीं ना कहीं उगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से एक आर्टिफिशियल, जिसको एक्वेरियम टाइप भी कह सकते हैं, या फिर हम छोटे छोटे जो आपके बाग बगीचे कहते हैं, ठीक है, क्लोज जो कि हो, उसके अंदर जो है, जैसे ये देख सकते हैं आप, एक जार के अंदर जो है एक पौधे को, प्लांट को उगा रखा है। तो इस तरीके के क्या चीज है, इसको हम लोग टेरियम कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ भी हमारा एक टेरियम की तरह है, जहां पे सेम वाटर एग्जिस्टेड सेंचुरी है, यानी कि काफी सालों से, 100 150 क्या लाखों सालों से क्या है, यहाँ पे पानी जो है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है और आज तक भी एग्जिस्ट करती है। जो वाटर यूज्ड है, वो वाटर का इस्तेमाल हम लोग इरिगेशन में करते हैं, जैसे कि आपके हरियाणा में वहां पे इरिगेशन वगैरह किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो कुछ रिवर है कहीं ना कहीं फ्लो करते हैं नीचे की तरफ, जो कि जैसे कि अमेजन रिवर हो गया, जो कि 100 सालों से पहले से ही, ठीक है, फ्लो करती जा रही है। वहीं पे अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे फ्रेश वाटर की कंडीशन क्या है? जो फ्रेश वाटर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? रिवर्स में, पॉन्ड्स में। फ्रेश वाटर का मतलब जिसमें सॉल्ट की मात्रा ना हो। ठीक है, रिवर्स हो गए, पॉन्ड हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, और ग्लेशियर वगैरह जो है उसमें कहीं ना कहीं वहां पे हमारे फ्रेश वाटर जो है वो मिलते हैं। ठीक है, ओशियन बॉडीज एंड जो सी कहीं ना कहीं कंटेन करते हैं कौन सी वाटर? सॉल्टी वाटर को, यानी कि समंदर का जो पानी होता है वो कैसा होता है? खारा पानी होता है। जो वाटर है ओशियन का, वो सॉल्टी होता है और सलाइन होता है। ठीक है, और इसमें बड़े बड़े लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं? सॉल्ट जो है डिसॉल्व होते हैं। और ये सॉल्ट कौन से होते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, या फिर टेबल सॉल्ट भी इसको कहते हैं, जो आपके घर में आप लोग खाते हो उसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब जरा बात करते हैं थोड़ा सा सैलिनिटी क्या होती है। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यानी कि कितने अमाउंट में सॉल्ट है एक पानी में। ठीक है, इन ए ग्राम, ग्राम के फॉर्म में। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने ग्राम आपका जो वाटर है वो प्रेजेंट है। ये मान लीजिए एक बोतल है, और इस बोतल में मान लीजिए 1000 ग्राम जो है वाटर, यानी कि 1 लीटर तो नहीं कहेंगे, 1 लीटर 900 ml का होता है। ठीक है, 900 मान लीजिए, 900 ही है। ठीक है, तो 900 ml में कितने आपका सॉल्ट की मात्रा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे सैलिनिटी कहेंगे। जो एवरेज सैलिनिटी है ओशियन की, वो कितनी होती है? 35 पार्ट पर थाउजेंड, यानी कि 1000 में 35 ग्राम जो है वो कहीं ना कहीं नमक होती है। ठीक है, 1000 ग्राम में अगर 35 ग्राम नमक डाल दिया जाए तो वो ओशियन की एवरेज सैलिनिटी जो है कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? जैसे कि हम जानते हैं 3/4, यानी कि 3/4, 3/4 जो अर्थ है हमारा वो किससे घिरा हुआ है? वो कहीं ना कहीं कवर्ड है वाटर से। कवर्ड है किससे? कवर्ड बाय वाटर, पानी से घिरा हुआ है। अगर हमें, तो अगर इफ देयर इज मोर देन वाटर इन ऑन लैंड दिस अर्थ, यानी कि जो लैंड है, लैंड से तो काफी ज्यादा पानी है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं वाटर स्कैर्सिटी को फेस करते हैं, यानी कि जमीन पर रहते हुए भी इतना पानी होने के बाद भी हम जो है वाटर की कमी को महसूस करते हैं। ये सब क्यों होता है? क्या वाटर जो है अर्थ पे अवेलेबल नहीं है हमारे लिए? देखिए, वाटर तो अवेलेबल है, लेकिन वो पानी कैसे है? सॉल्टी वाटर है। और हमें कैसा चाहिए? ये साफ पानी चाहिए जिसमें सॉल्ट ना मिक्स हो। सैलिनिटी वाटर जो है, यानी कि हमें फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ती है। और जबकि ओशियन में हमारी कौन सी वाटर है? सैलिन सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर जिसमें कि नमक की मात्रा जो है ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है? आपके आइस कैप में। आइस कैप में कितना है? 2.0। ठीक है, यानी कि दो, अगर 100% है, 100% में से 2% जो है कहाँ पे? आपके आइस कैप जो है वो कवर करके। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो कौन सी है? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में 0.68 जो है ग्राउंड वाटर है। वहीं फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो कितना है? 0.009। वहीं इनलैंड सी और सॉल्ट लेक की बात करें तो वहां पे 0.09।
और एटमॉस्फेयर की बात करें तो 0.0019, ठीक है। और रिवर में सबसे कम है, कितना है, 0.001 जो है आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है। देखिए डेड सी का नाम सुने होंगे, जो इजराइल में है, उसकी सैलिनिटी अगर बात की जाए तो 1 लीटर वाटर में 340 ग्राम जो है सैलिनिटी है, मतलब 340 ग्राम जो है कहीं ना कहीं नमक देखी जाती है। और इसी वजह से इसमें जो स्विमर होते हैं वो डूबते नहीं है, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट क्या, जब इंक्रीज होते हैं, सॉल्ट की मात्रा अगर इंक्रीज होती है तो वो पानी को डेंस बनाते हैं, पानी को बहुत ज्यादा भारी बना देते हैं। जहां पे जिसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, वो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, तैरना स्टार्ट करेगा। तो इंसान की डेंसिटी वहां पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वो तैरना स्टार्ट करता है, ठीक है। चलिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ए सिंपल एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के द्वारा भी दिखाया गया, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पानी लिया है, टेक ए 2 लीटर ऑफ वाटर, लेट्स अस रिप्रेजेंट टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मेजर आउट 12 स्पून। आप ये एक्टिविटीज को अपने तरीके से जो है पढ़ सकते हो, जो मैंने बताया वही चीज है। चलिए आगे बात करते हैं। वाटर एक एब्सोल्युटली एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, बिना वाटर के तो हम, पानी के बिना तो जीवन है ही नहीं, ठीक है। वाटर जो है कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी थर्स्टी, यानी कि जब हम प्यासे होते हैं तो पीने की प्यास बुझाने का काम सिर्फ कौन कर सकता है, ये पानी कर सकता है, पानी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब आप सोचते होंगे कि भाई इतना प्रीसियस चीजें हैं, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको केयरफुली तरीके से यूज कर रहे हैं। आज भी अगर देखा जाए तो केयरफुली तरीके से हम बहुत यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ओशियन सर्कुलेशन की जरा मैं बात करता हूँ। यहाँ पे आप कुछ मैजिकल चीजें देखेंगे जब आप क्या करेंगे, जो समुद्र के किनारे होते हैं ना, समुद्र के ओशन के पास जो समुद्र के किनारे होते हैं, सी शोर के पास, वहां पे अगर आप नंगे पांव चलते हो, ठीक है, तो कुछ चीजें आप देखोगे, क्या होगा, द वेट सैंड ऑन द बीच, यानी कि जो बीच पे जो गीले सैंड होंगे, रेत की जो गीली रेत होगी, द कूल ब्रीज देखोगे, सी बर्ड्स देखोगे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एयर के अंदर एक सॉल्टी स्मेल कहीं ना कहीं महसूस करोगे जब आप वहां पे खाली पांव जाते हो, ठीक है। और आप वेव्स को भी म्यूजिकल वेव्स की तरह आप उसको एंजॉय भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं कि भाई जैसे आप वाटर देखते हो पॉन्ड्स में, यानी कि तालाबों या लेक्स वगैरह में जो वाटर दिखते हैं वो कहीं ना कहीं ठहरे हुए दिखते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जगह जो है वो कहीं ना कहीं मूवेबल होते हैं, ठीक है। ओशियन वाटर कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ये कभी भी एक जगह जो है नहीं ठहरते, ठीक है। ये जो मूवमेंट है ओशियन के अंदर, ये 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। ब्रॉडली मूवमेंट जो होता है वो किस वजह से होता है, भैया वेव्स के वजह से होता है, वेव्स की वजह से होता है। दूसरा टाइड्स के वजह से होता है, और तीसरा आपके करंट की वजह से होता है। ये करंट बिजली वाला करंट नहीं, पानी वाला करंट है, ठीक है। चलिए, मार्च 22 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। जब हमें वाटर की कंजर्व जरूरत पड़ी अलग अलग तरीके से, तो इसके लिए हमने क्या बनाया, वर्ल्ड वाटर डे जो है 22 मार्च को सेलिब्रेट। चलिए बात करते हैं वेव के। वेव्स जो है वो कहीं ना कहीं फॉर्म होते हैं जब विंड कहीं ना कहीं स्कार्प कर जाता है अक्रॉस द ओशियन सरफेस, यानी कि क्या कहता है, जब कभी रुकावट आती है, यानी कि इस तरह से पानी जो है बह रही है, मान ले लेते हैं इस तरीके से पानी जो है बह रही है। अब पानी के सामने में कोई रुकावट आ गई तो ये क्या होगा, वेव्स बनेगा, ये उछल जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड में आ रही है, स्पीड में आ रही है, वेलोसिटी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसी विंड को, क्योंकि विंड के साथ आती है और विंड को कोई रोक दिया तो पानी को क्या करेगा, उछाल देगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर यहाँ पे क्या बनेगा, विंड ब्लो, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होता है, जिसके वजह से वेव्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेव्स क्या होता है, जब आप प्लेइंग करते हो, यानी खेलते हो, कहाँ पे, बीच पे खेल रहे हो और बॉल के साथ, ये मान लो बीच है, ठीक है, समुद्र का बीच है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो है खेल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये बॉल जो है क्या हुआ, बॉल से आप खेल रहे हो और बॉल को आपने क्या किया, किक किया, और ये बॉल किक होने के बाद ये कहाँ चला गया, आपके
पानी में जो है चला गया। ठीक है, तो ये बॉल जो है कहाँ चला गया, पानी में चला गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे बॉल क्या होगा, फिर वापस क्या है शोर की तरफ आएगा, यानी कि किनारे की तरफ आएगा। मतलब ये बॉल इस तरफ फिर वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्यों, बाय दी वेव्स। वेव्स क्या, कैसे, ये जो वेव्स होते हैं जब वाटर सरफेस की तरफ आता है, सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल ऑल्टरनेटली, मतलब इस तरीके से ऊंचा उठता है, इस तरीके से जो है गिरता है। ठीक है, इस तरीके से आता है और इस तरीके से, मतलब एक बार अप एंड डाउन होते हैं। इसी अप एंड डाउन को हम लोग क्या कहते हैं, आपके वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव्स जो है इसी अप एंड डाउन को जो है, ठीक है, ये अप एंड डाउन होता रहता है। और इसी अप एंड डाउन के वजह से क्या होगा, एक बार अप वाला फोर्स लगेगा और एक बार डाउन वाला फोर्स लगेगा और ये बॉल क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वेव्स यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, वेव्स कहते हैं। अगर बात करें आगे की, चलिए अब आप देखते हैं जब स्ट्रॉम आता है, स्ट्रॉम मतलब जब तेजी से विंड बहता है, तो विंड जो है इस टाइम पे बहुत हाई स्पीड में बहता है। और इस विंड में जब स्पीड होती है, ठीक है, तो वहां पे वेव्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से जो है अप्स एंड डाउन होते हैं। यानी कि अब पहले नॉर्मल से काफी ज्यादा जो है ऊंचे वेव्स जो है बनते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा बड़े वेव्स जो है इनके बनते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो पहुंचाते हैं, डिस्ट्रक्शन पहुंचाते हैं। एक अर्थक्वेक हो गया या वोल्केनिक इरप्शन हो गया या किसी तरीके की लैंडस्लाइड होती है। मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई वोल्केनो है, ठीक है, अब ये वोल्केनो क्या होगा, कभी इरप्ट हुआ, ठीक है, वोल्केनो क्या हुआ, इरप्ट हुआ, इस तरीके से शोर है। यहाँ पे वोल्केनो क्या हुआ, इरप्ट हुआ। इरप्ट होने के बाद ये लावा बाहर निकला, तो जब लावा बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली बात है ये कहीं ना कहीं फोर्स लगाएगा आगे की तरफ। ठीक है, जो लावा है वो आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे वेव्स क्या बनेंगे, और ज्यादा बड़े जो है, इतने एरिया में वेव्स जो होंगे वो ज्यादा बड़े बनते गए। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक भूकंप आया, एक एपी सेंटर बना और यहाँ पे एक भूकंप आया, भूकंप के बारे में बता रखा है ना लास्ट क्लास में, भूकंप आया तो ऑब्वियसली बात है ये क्या करते हैं, आउटर की तरफ क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जिस जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तो इस डायरेक्शन में जो होंगे क्या होंगे, वो वेव्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बनते जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड क्या होती है, जमीन धंस जाती है। ठीक है, कहीं पे यहाँ पे कहीं पे जमीन क्या होगी, अंदर की तरफ चलेगी। ठीक है, या फिर एकदम से कोई पहाड़ था, यहाँ पे छोटे छोटे माउंट्स थे, माउंट्स क्या हो गए, गिर गए, पत्थर गिर गए, तो उसके कारण से प्रेशर बना, और प्रेशर बनेगा तो स्पीड बनेगी, स्पीड बढ़ी तो भैया यहाँ पे वेव्स क्या होंगे, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव जो है वो कहीं ना कहीं सुनामी का फॉर्म ले लेते हैं। इसकी हाइट 15 मीटर तक जो है फॉर्म की जा सकती है। जो लार्जेस्ट सुनामी है उसकी माप कितनी मेजर की गई है, वो 150 मीटर जो है की गई है। इतनी हाइट तक के भी आ जाते हैं, 150 मीटर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, ये जो वेव्स होते हैं ये ट्रेवल करते हैं कितने, 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। इतनी स्पीड में ट्रेवल करेंगे तो सोचिए पूरा घर वर सब उड़ा देंगे। 700 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। सुनामी जो आपके 2004 में आया था, जहां पे कोस्टल एरिया को सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था इंडिया में। इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में था, अंडमान निकोबार आइलैंड में था, वो तो पूरी तरीके से डूब ही गया था इस सुनामी के बाद। इंदिरा पॉइंट जो हमारा सबसे निचला छोर जिसको कहते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डूब गया है। अंडमान निकोबार का हिस्सा था और वो पूरी तरीके से जो है डूब गया है। मतलब जब एंड पॉइंट, भारत का एंड पॉइंट कहा जाता था, वो इंदिरा पॉइंट था और वो डूब चुका है। ठीक है, सुनामी की बात करें तो ये एक क्या है, अर्थ पेंडेमोनियम है। ठीक है, अब क्या है सुनामी, सुनामी या हार्बर वेव स्टॉक्स, हार्बर मतलब जहां शिप वगैरह खड़े होते हैं, वहां पे कभी
सुनामी वगैरह आती है तो उसको हार्बर वेव स्ट्रक्स कहते हैं। ये कहीं न कहीं खतरा होता है इन इंडियन ओशन में। और कब आया था ये आपके 26 दिसंबर 2004। जब ये वेव्स कहीं न कहीं वाज़ रिजल्ट ऑफ किसके वजह से हुआ था? अर्थक्वेक की वजह से। किसके वजह से हुआ था? अर्थक्वेक की वजह से। और इसका जो एपिसेंटर था वो कहीं न कहीं क्लोज़ बाउंड्री थी कहाँ से? सुमात्रा। सुमात्रा जावा जानते हो ना, इंडोनेशिया की तरफ, ठीक है? तो सुमात्रा जावा उस टाइम पे सुमात्रा की तरफ से ये कि इसका एपिसेंटर देखा गया था। जो इसकी मैग्नीट्यूड थी यानी कि जिस स्पीड से आ रही थी अर्थक्वेक वो 9 की रिक्टर स्केल पे मापा गया, इतनी ज़्यादा थी। यानी कि भई 6, 7, 6 तक तो फिर भी बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है और ये तो 9 था। तो इंडियन प्लेट वहाँ पे क्या हुए थे? बर्मियन प्लेट से टकराए थे, ठीक है? ये इंडिया की प्लेट जा रही है, मैंने बताया था ना प्लेट जो होते हैं वो लिथोस्फीयर पे तैरते रहते हैं, ठीक है? तो इंडियन प्लेट जो है वो बर्मियन प्लेट से क्या हो रहा था? टकरा रहा था, वेंट अंदर, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा था। यानी कि इंडियन प्लेट नीचे की तरफ जा रहा था, ये बाहर की तरफ जा रहा था। तो इसके कारण से एक झटका महसूस हुआ। तो सडन मूवमेंट क्या हुआ? फ्लोर पे होने लग गया, सी फ्लोर पे, जिसके कारण अर्थक्वेक बना। और यहाँ पे जो ओशन फ्लोर था वो पूरी तरीके से हमें दिखने लग गया। कितने? 10 से 20 मीटर तक टिल्टेड वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शनली, मतलब वाटर जो है पीछे की तरफ जो है भागना स्टार्ट कर दिया। वाटर जो है पहले जिस इस डायरेक्शन में आना चाहिए, लेकिन 10 से 20 मीटर जो है वो पीछे की तरफ चला गया। पीछे की तरफ खींचता हुआ चला गया, क्योंकि एकदम से अब नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ से नीचे की तरफ वाटर निकल गया। वाटर निकल गया तो ऑब्वियसली बात है, तो वाटर किस तरफ जाएगा? पीछे की तरफ बैक करेगा। और जब डाउनवर्ड बैक करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो आगे तो आएगा ही। तो वो ह्यूज मास ऑफ ओशियन कहीं ना कहीं वाटर फ्लो हुआ और उस गैप को फिल किया और उसके बाद क्रिएट बाय द डिस्प्लेसमेंट, और उसमें डिस्प्लेसमेंट आया और जिसके कारण से वाटर की मासेस जो है बाहर की तरफ आना स्टार्ट हुआ। यानी कि पहले तो अंदर घुसे, अंदर घुसने के बाद जब ये पूरी तरीके से फिल हुआ, फिर टकरा के फिर एकदम से स्पीड में क्या हुआ? आना स्टार्ट किए। और कहाँ पे आए? आपके कोस्ट लाइन तक आए, यानी कि 10 से 20 मीटर तक। यानी कि आप ये सोचो कि भाई बहुत काफी पीछे तक जो है चला गया था, ठीक है? जो लैंड मास है वो साउथ और साउथ ईस्ट की तरफ जो है बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं इंडियन प्लेट नीचे था बर्मियन प्लेट के कारण, ठीक है? तो जो वाटर मास था वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड हुआ कोस्ट लाइन की तरफ, यानी कि पीछे कोस्ट लाइन की तरफ अब पीछे फिर से आना स्टार्ट हुआ। और यहां से यह ट्रेवल हुआ क्या? आपका तूफान, जो कि 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है चल रहा था, सुनामी, ठीक है? जो आपकी कंपेयर की जाती है किससे? एक कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की स्पीड से। और कंप्लीटली पूरी तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया? वॉश्ड अवे कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से खराब कर दिया। आपके इंडियन ओशियन के जो कुछ आइलैंड्स वगैरह थे उनको तो पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार के आइलैंड में, वो तो सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का, और वो पूरी तरीके से इसमें डूब गया। और ये जो वेव्स था उसके वजह से मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टू अंडमान निकोबार आइलैंड, और श्रीलंका की तरफ भी बढ़ी थी, ठीक है? लेकिन जब श्रीलंका की वेव्स कहीं ना कहीं आई थी तो डिक्रीज हो गई थी, क्योंकि वहां पे डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द वाटर, वाटर की जो डेप्थ है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो। जो ट्रैवल स्पीड थी वो डिक्लाइन कर गई थी 700 टू 900 किलोमीटर पर आवर से आपके 70 किलोमीटर पर आवर तक। सुनामी कहीं ना कहीं ट्रैवल की थी कितने डेप्थ तक? 3 किलोमीटर के अंदर तक जो है कहीं ना कहीं ट्रैवल की थी, ठीक है? फ्रॉम द कोस्ट, कोस्ट की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10,000 से लोग एक ही झटके में क्या हो गए? पूरा अफेक्ट हुए और उनकी डेथ जो है वो हो गई थी। इंडिया इससे काफी ज्यादा अफेक्टेड हुआ था। कोस्टल एरिया जो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, ये तो भैया बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है? जो अर्थक्वेक है कैन नॉट बी प्रेडिक्ट इन एडवांस। जैसे कि हमें पता है अर्थक्वेक को हम पहले तो एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये पॉसिबल है 3-4 घंटे का कहीं ना कहीं नोटिस हमें पता लग जाता है कि सुनामी जो है वो होने वाली है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं ना कहीं इन जगह पे पैसिफिक ओशन में जो है, लेकिन नॉट इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में नहीं था उस टाइम पे, उसके बाद जो है काम करना इस पे स्टार्ट किया। पैसिफिक ओशियन में तो था लेकिन इंडियन ओशियन में नहीं था। इस वजह से जो है यहाँ सेस्मिक एक्टिविटीज को हम लोग यहाँ पे भाप नहीं पाए, कि जो इस तरीके के तूफान वगैरह आ रहा था वो नहीं पता लग पाए उस टाइम पे, ठीक है? जो सुनामी है उसने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खराब कर दिया साउथ और साउथ ईस्ट के एशियन कोस्ट को दिसंबर 2004 के अंदर में। और ये सबसे बड़ी डिवास्टिंग सुनामी थी लास्ट 100 ईयर के हिसाब से देखा जाए तो।
और बहुत बड़े अमाउंट में कहीं न कहीं यहाँ पे लाइव्स और प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ था, जो कि हम लोग मॉनिटर भी उस टाइम पे ठीक तरीके से करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम और नॉलेज जो है, वो कहीं न कहीं इंडियन ओशन के कोस्टल जो ड्वेलर्स है, यानी जो उसके आस-पास रहते हैं, उनके पास नहीं थी। जो पहली इंडिकेशन थी सुनामी की, कि वो रैपिडली क्या हुआ, विथड्रॉल कर लिया वाटर को, यानी कि कोस्ट से एकदम से पीछे की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? एकदम से। मतलब ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में आगे बढ़ ना आके वो एकदम से पानी क्या हो गया, 10 20 मीटर जो हो गया वो पीछे की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया, और भाग के एकदम से लोग तो देख ही रहे थे कि क्या हो क्या रहा है ये चीज़, ठीक है? So this happened and the cost and instead people going to high ground they started assembly cost view. यानी कि इस चीज को हाई जगह पे ऊंचे जगह पे जाने देखने के मतलब लोगों को तो ऊंची जगह पे जाना चाहिए, लेकिन वो क्या हो रहे थे वहां पे खड़े होके उस ये क्या चीज हो रहा है, एकदम से पानी जो है 10 मीटर 20 मीटर पीछे चले गए, इस तरीके की चीज देख रहे थे, तो लोग वहां पे खड़े होके देख रहे थे, जिसके वजह से वहां पे बहुत ज्यादा जो है नुकसान जो है देखने को मिला। चलिए आगे बात करते हैं टाइड्स के बारे में। जो रिदमिक राइज होती है, राइज और फॉल्स होती है ओशियन के अंदर, मतलब एक दिन में 2 बार हो जाए, दिन में 2 बार होती है वैसे तो, ठीक है? राइज और फॉल होती है वाटर की, ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड ए टाइड्स। और ये हाई टाइड्स होती है, हाई टाइड्स कब होते हैं? जब वाटर कवर जो है वो शोर पे ज्यादा हो बाय राइजिंग इज हाइट लेवल, यानी कि शोर पे आते-आते इसकी जो लेवल है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए थोड़ा। इस हिसाब से जा रहा था, लेकिन थोड़ा-सा क्या हो गया, ऊपर की तरफ बढ़ गया। तो यहाँ पे लो टाइड्स कब आती है? जब वाटरफॉल जो है लोएस्ट लेवल पे होता है और समुद्र के अंदर की तरफ जो है खींचते हुए चला जाता है, ठीक है? वो लो टाइड्स होता है। हाई टाइड्स में थोड़ा-सा टाइड्स जो है ऊपर बढ़ जाता है। ये किस वजह से होता है? तो ये होता है भैया स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। जो सन और मून के द्वारा जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाए जाते हैं, उनके वजह से जो है ये देखने को मिलता है अर्थ के सरफेस पे, जिसके कारण से हमें टाइड्स देखने को मिलती है। जो वाटर है अर्थ की क्लोजर में, ठीक है? अगर मून अगर क्लोजर हो, ठीक है? ये मान लीजिए मून है और ये अर्थ है और वो क्लोजर हो, तो अर्थ और मून का कहीं न कहीं ग्रेविटेशन लगेगा और यहाँ पे पुल होंगे और इन्फ्लुएंस करेंगे, किसकी वजह से? मून की जो ग्रेविटेशन फोर्स है, उस वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे, जिसके वजह से हाई टाइड्स कहीं न कहीं देखने को मिलता है। अगर बात की जाए तो फुल मून हो या फिर जो न्यू मून का टाइम हो, फुल मून या फिर न्यू मून डे के दिन पे क्या होता है, या फिर जो सन है या मून है, जो अर्थ है, वो अगर सेम लाइन पे आ जाए, एक ही लाइन पे, ये देख सकते हैं ये सेम लाइन पे आ चुके हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग स्प्रिंग टाइड कहते हैं। तब यहाँ पे टाइड्स कैसी होती है? हाईएस्ट होती है, ठीक है? और इन टाइड्स को क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड कहते हैं। लेकिन जब मून क्या हो, फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में हो, फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर मतलब आधे-आधे दिख रहे हैं, ठीक है? सोच कीजिए ये और इस तरीके से मून जो है दिख रहा है। तो ये फर्स्ट और हाफ क्वार्टर में होते हैं, तब जो ओशियनिक वाटर है वो कहीं न कहीं डायगोनली अपोजिट करती है, एक इधर, ठीक है? डायगोनली अपोजिट करती है। एक टाइम तो ये हो गया कि फुल मून हो गया या फिर आपके फुल मून का टाइम हो गया, या फिर दूसरा कौन-सा हो गया, न्यू मून का डे टाइम हो गया, ठीक है? जहाँ पे मून हमें दिखाई नहीं देता है। उस टाइम पे ग्रेविटेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक-दूसरे को खींचते हैं। लेकिन जब आपके क्वार्टर में होता है, तो सन इधर से खींच रहा है, मून इधर से खींच रहा है। तो यहाँ पे डायगोनली क्या होती है, एक-दूसरे को खींचते हैं बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ, जिसके कारण से लो टाइड्स जो है यहाँ पे आता है। इसको हम लोग नीप टाइड्स भी कहते हैं, ठीक है? इसको हम लोग स्प्रिंग टाइड्स और इसको हम लोग नीप टाइड्स जो है वो कहते हैं। जरूरी नहीं है कि इस तरफ भी होता है, ठीक है ना? इस तरफ भी पुल लगता है। हाई टाइड्स जो है वो कहीं न कहीं नेविगेशन में हेल्प करता है, क्योंकि टाइड्स अगर हाई होंगे, ठीक है? टाइड्स अगर हाई होंगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे शिप है और टाइड्स हाई किस तरफ जाते हैं? भाई शोर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आपके जमीन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या करेगा? समंदर क्या करेंगे, जो नाव है उसको धक्का दे दे के किस तरफ लेके आएंगे, शोर की तरफ जो है लेके आएंगे, ठीक है? टाइड्स जो होंगे वो हेल्प करती है नेविगेशन में, और ये कहीं ना कहीं वाटर लेवल को राइज करता है, किस तरफ? क्लोज करता है, शोर की तरफ, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है? और हेल्प करता है ताकि जो शिप वगैरह है वो हार्बर में आसानी से पहुंच जाए। हाई टाइड्स जो है वो कहीं ना कहीं फिशिंग्स के लिए भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हाई टाइड्स आएगा ऑटोमेटिकली फिश फिश वगैरह क्या हो जाएंगे, एकदम से यहाँ पे पहुंच जाएंगे।
ठीक है? फिश वगैरह जो है वो यहाँ तक जो है नॉर्मली यहाँ पे कोस्टल एरिया तक पहुँच जाते हैं, शोर एरिया में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ जो है वो कहीं न कहीं शोर की तरफ आ जाते हैं जब हाई टाइड्स होती है। और ये कहीं न कहीं फिशरमैन को हेल्प करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मछलियों को पकड़ सके। जो राइज़ और फॉल होता है वाटर का टाइड्स में, तो ये कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है कुछ-कुछ एरिया में, आप देख सकते हो। टाइडल एनर्जी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है? टाइडल एनर्जी भी यहीं से ही प्रोड्यूस होता है। जहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइड्स वगैरह आती है। चलिए, अब तीसरे बात पॉइंट की बात करते हैं जो कि ओशियन करंट है। ओशियन करंट जो है वो स्ट्रीम्स होती है वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस और डेफिनेट डायरेक्शन में। देखिए, ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है? तो ओशियन करंट क्या कहता है? वाटर फ्लोइंग कर रहा है कॉन्स्टेंटली। वाटर क्या हो रहा है? नॉर्मली फ्लो कर रहा है। ये रहा, वाटर नॉर्मली फ्लो कर रहा है। और कहाँ पे? ओशियन के सरफेस पे। नीचे की तरफ पानी है, ऊपर की तरफ डेफिनेटली सरफेस पे क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लो कहते हैं, ठीक है? और ये कैसा होता है? ये जो करंट होता है, यानी कि ओशियन करंट जो है, वो कहीं न कहीं वार्म भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है। जनरली जो वार्म ओशियन करंट होता है, वो कहीं न कहीं इक्वेटर से ओरिजिनेट होता है और मूव करता है पोल की तरफ। जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है, तो ये आपका इक्वेटर वाला पोज़ीशन हो गया, इक्वेटर, ठीक है? अब यहाँ पे इक्वेटर में क्या होगा? इंसोलेशन ज़्यादा होगा, यानी कि सूरज की किरणें कहीं न कहीं ज़्यादा पड़ेगी, तो इंसोलेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ से जो वाटर निकलेगा, वो कहीं न कहीं क्या होगा? गर्म होगा, ठीक है? वो क्या होगा? गर्म होगा। तो जब गर्म होगा, तो ये क्या होगा? किस तरफ बढ़ेगी? आपके पोल की तरफ। और वही जो पोल का वाटर आएगा, वो कैसा आएगा? कोल्ड आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ इंसोलेशन कम है, तो ये वाटर जो होगे, वो क्या होगा? कोल्ड होगा। तो यही प्रोसेस क्या होता है? लगातार चलता रहता है, यानी कि वार्म 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 से फिर ये कोल्ड की तरफ जो है आना स्टार्ट होगा। तो ये सर्कल जो है कुछ इस तरह से बनता जाएगा। तो इस तरीके के हमें जो करंट्स वगैरह है, ओशियनिक करंट हमें बहुत ज़्यादा जगह में देखने को मिलता है। जो कोल्ड करंट है वो कहीं न कहीं वाटर को कहाँ से लेके आती है? आपके पोलर या हाई एल्टीट्यूड से आपके ट्रॉपिकल या लोअर लैटीट्यूड में, यानी कि ये वाला एरिया में लेके आती है। हाई एल्टीट्यूड से ट्रॉपिकल एरिया तक, ठीक है? जो लैब्राडोर ओशियनिक करंट है, कहाँ पे है? ये आपके अमेरिका में है, ठीक है? ये देख सकते हैं आप लोग। इसको मैं दिखा देता हूँ। ये आपका लेब्राडोर ओशियनिक करंट है, ठीक है? और ये लेब्राडोर ओशियनिक करंट कैसा है? कोल्ड करंट है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि पोल से आपके इक्वेटर की तरफ आ रहा है। तो कोल्ड करंट है, यानी कि पोल से जो आ रहा है कोल्ड करंट है। और जबकि जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ देखने को मिलेगी? ये वाली देखने को, ये देखिए। ये आपकी जो गल्फ स्ट्रीम है, ये वाली, ठीक है? ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये कहीं न कहीं वार्म करंट होती है। जो ओशियनिक करंट होती है, वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस होती है किससे? जो कि टेम्परेचर कंडीशन, इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, यानी कि उस एरिया की जो टेम्परेचर है उसको भी इन्फ्लुएंस करने का काम कौन करता है? आपके ओशियनिक करंट जो है वो करते हैं। वार्म करंट जो है वो कहीं ना कहीं वार्म टेम्परेचर लेके आते हैं, कहाँ पे? आपके लैंड सरफेस पे। और जो एरिया है जहां पे वार्म और कोल्ड करंट जो है मिलते हैं, वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है, यानी कि जहां पे कोल्ड करंट और वार्म करंट आके मिले, ये मान लीजिए कोल्ड हो गया, ये कोल्ड करंट है, ये वार्म करंट है। इस एरिया में जो है फिशिंग ग्राउंड काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है? इस जगह पे फिशिंग ग्राउंड जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि मान लीजिए ये जापान का एरिया, ये वाला जो एरिया है वो आप देख सकते हैं। इस वाले एरिया में अच्छी फिशिंग ग्राउंड जो है वो बनती है। आप ये वाला एरिया देख सकते हैं जहाँ पे फिशिंग ग्राउंड अच्छी बन सकती है, ठीक है? यहाँ पे बन सकता है फिशिंग ग्राउंड अच्छा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कोल्ड और जो आपके वार्म एरिया है, वार्म ओशियनिक करंट है, वो कहीं न कहीं मिल रहे हैं। सी ऑफ जापान, जापान की होगी, या ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये देख सकते हैं, ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? तो ये एग्जांपल है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है? एरिया जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट कहीं न कहीं मिलते हैं, और यहाँ पे जो वेदर बनता है, वो फॉगी वेदर बनता है, यानी कि धुंध वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नेविगेशन यहाँ पे ठीक नहीं, क्योंकि धुंधला-धुंधला सब कुछ दिखता है, ठीक है? वार्म और कोल्ड करंट मिलेंगे, अगर मान लीजिए गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाते हो, तो क्या होता है? उसके ऊपर में भाप बनना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसी तरीके से फॉगी वेदर जो है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये आपने
ठंडा पानी है, ठीक है? ठंडा पानी कभी घर पे भी करके देख लेना। तो इस पे अगर मान लीजिए कोल्ड वाटर डालोगे ना, तो ऑब्वियसली बात है जैसे ही आप यहाँ पे वार्म वाटर डालोगे, तो वार्म वाटर डालने के बाद ये एक धुंध-सा बनाएगा, यानी कि एक बादल सा बनाएगा। धुआँ-धुआँ सा आपको दिखने लगेगा, ठीक है? वो धुआँ-धुआँ से जो होता है वही फॉगी एरिया होता है, ठीक है? फॉगी एरिया जो है बनाएगा और ये कहीं न कहीं जो नेविगेशन होता है यानी कि जो चालक होते हैं, उनको कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाता है। जो नाव चालक होते हैं उनको नुकसान पहुँचाता है, ठीक है? इधर ना आके उधर चले जाते हैं। चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक आपको चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। चलिए, ये चैप्टर यहीं पे ही समाप्त होता है। आई होप कि आपको जो चैप्टर नंबर 5 है, वाटर का चैप्टर, वो अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा और मैं समझा पाया होऊँगा। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।